वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कल्याण इंस्टीट्यूट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पेपर नंबर वन कौन सा है? अकाउंटेंसी। सीए इंटरमीडिएट में अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूंगी। सीए इंटरमीडिएट में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है सीए इंटरमीडिएट का, कितने पेपर्स हैं, क्या पासिंग मार्क्स हैं, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। सो सीए इंटरमीडिएट में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। कौन से 2 ग्रुप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब इसमें ये आपके विषय आपने ग्रुप 1 सिंपल सेग्रीगेट करके देना है या दोनों ग्रुप्स इकट्ठे देने हैं। एक ग्रुप में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। एक ग्रुप में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि टोटल सीए इंटरमीडिएट में आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप सीए इंटरमीडिएट को ग्रुप 1 में पहले देते हो, आप ग्रुप 1 पहले देते हो, तो इन दैट केस ग्रुप 1 अगर हम पहले दे रहे हैं तो आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 200 मार्क्स चाहिए आपको। एग्रीगेट टोटल फ्रॉम ऑल द 4 सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स चाहिए, प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको कितना चाहिए? इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको एटलीस्ट 40% चाहिए। एटलीस्ट 40% मतलब आपकी ओवरऑल परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम आज के लेक्चर में बात करेंगे आपके पेपर नंबर 1 जो कि आपका ग्रुप 1 में है। किसके बारे में? अकाउंटेंसी के बारे में। पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी। पेपर नंबर 1 आपको इंस्टीट्यूट 100 मार्क्स का पूछता है। टोटल सब्जेक्टिव पेपर है ये आपका, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें कुछ भी। पासिंग परसेंटेज जैसा कि मैंने आपको बताया 40% चाहिए। बट ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, ये एक तरह से पेपर नंबर 1 सबसे पहले इंस्टीट्यूट ये पेपर कंडक्ट करता है सीए इंटर का। एक तरह से ये ओपनिंग बैट्समैन की तरह काम करता है। आपकी परफॉर्मेंस इसी पेपर पे जज होगी। दूसरी बात, ये पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है? अकाउंटेंसी इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हमें अकाउंट्स आता होगा तभी हम टैक्स कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि बैलेंस शीट या P&L किस तरह से बनानी है तो हम आगे टैक्स नहीं सीख सकते। उसके बाद अगर आपको यही नहीं पता कि बैलेंस शीट P&L कैसे बनानी है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, तो उसकी कॉस्ट को कैसे कर पाओगे? यानी कि आपके इस एक पेपर पे 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट। मेन सब्जेक्ट आपका ये माना जाता है एंड ये सब्जेक्ट आपका समवट इजी भी है। डिपेंड करता है आप पे कि आपने इसको कितना इजी बनाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लैरिटी होगी आपको, उतने ज़्यादा आपको ये सब्जेक्ट इजी लगेगा। हाँ, इस सब्जेक्ट को हम एग्जम्पशन स्कोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्जम्पशन का क्राइटेरिया जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एग्जम्पशन का मतलब, फॉर एग्जांपल, वैसे ऐसा ना हो आपका सभी का जो भी ये लेक्चर देख रहा है, जो कल्याण के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं, ये वो उनका सभी में एक ही बार में क्लियर हो, लेकिन हम 1% ले लेते हैं कि आपका पेपर क्लियर नहीं होता, आपका ग्रुप ये क्लियर नहीं होता, लेकिन आपकी अकाउंटेंसी की तैयारी बहुत अच्छी थी, आपने सारे लेक्चर्स देखे थे, आपकी अकाउंटेंसी की तैयारी बहुत अच्छी थी, उसमें आपने मोर देन 60 स्कोर कर लिया, तो उस केस में एग्जम्पशन का मतलब ये हुआ कि जब आप ग्रुप 1 के दोबारा से पेपर दोगे, यू नीड नॉट, आपको ग्रुप 1 का अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं हम एग्जम्पशन।
सो यहाँ पे 60% से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया रखा हुआ है एग्जम्पशन का कि अगर आपकी एग्जम्पशन आती है तो 60% से ज़्यादा आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। अकाउंटेंसी का सिलेबस आपका इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया हुआ है उसको समझने से पहले देखो मैं आपको बता दूं कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहता है इंस्टीट्यूट का, मतलब पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर में क्या क्या पूछता है इंस्टीट्यूट से, किस तरह की नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो सकता है। अब ये सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल भी हो सकता है क्वेश्चन प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा टोटली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देयर आर 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन योर सिलेबस। आपको सीए इंटर के सिलेबस में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आपको उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से क्वेश्चन नंबर 1 उन्हीं पे बेस्ड आता है। मतलब इन 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तुम कर लो, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं ये बता दूं कंपलसरी भी है, यानी कि आप इसको चॉइस में नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 to 5 क्वेश्चन और करने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से आप चॉइस में छोड़ सकते हो। ठीक है, सो ये तो बात रही आपके पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस क्यों किया, डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि ये मेन क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसको हमने अच्छी तरह से तैयार करके जाना है कि एटलीस्ट 20 मार्क्स का पेपर हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है वो आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? आपको ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपको विद नंबर एंड विद नेम्स आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। विद नंबर एंड नेम्स बोला है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखते हो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेवल हाई है, सीए इंटर में आ गए हो अब आप। सो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा ही सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये हम आज के लेक्चर में आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री किस तरह से वैल्यू करते हैं, क्या क्या इन्वेंट्री में हमारी कॉस्ट इनकर होती हैं, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट इनकर होती हैं उसमें से कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी है, ये सब चीज़ें हम सारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से अकाउंट फॉर होगा, ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, एंड नोट कर लो इसके इस पे बेस्ड आपका एक अलग चैप्टर भी है। कंपनी अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनता है हम कंपनी अकाउंट्स में सीखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी कि हम इस स्टैंडर्ड में बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स के बारे में कि नॉन करंट एसेट्स को किस तरह से वैल्यू किया जाता है, कौन कौन सी कॉस्ट नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड होती हैं, कौन सी कॉस्ट नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, अब ये जो स्टैंडर्ड है हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स के साथ। ब्रांच अकाउंट्स के साथ ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किस पे है? गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से अकाउंट फॉर की जाती हैं, डिविडेंड रिसीव होता है तो क्या उसका क्राइटेरिया होता है डिविडेंड रिसीव करने का, रिकॉग्नाइज करने का, कब डिविडेंड रिकॉग्नाइज होगा, कितना डिविडेंड रिकॉग्नाइज होगा। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में क्या पढ़ना है? जब भी किसी नॉन करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई एंटिटी
फाइनेंस इनकर करती है, फाइनेंस कॉस्ट इनकर करती है, बोरोइंग कॉस्ट इनकर करती है, तो उस बोरोइंग कॉस्ट में से कितने पार्ट को हम कैपिटलाइज करें और कितने पार्ट को रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट करें, वो हम इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे। सो ये रहे आपके टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के बारे में, कंपनी अकाउंट्स के केस में हमने क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे शेड्यूल 3 की, जो आपके कंपनीज अकाउंट में, कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है शेड्यूल 3, उसकी बात करेंगे हम। नेक्स्ट है मैनेजरियल रेन्यूमरेशन। ये मार्क कर लो, आपका चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल है बट बेस्ड ऑन थ्योरी है, इसमें आपको थ्योरी देखने को ज्यादा मिलेगी, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस इन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब ये सारी रिलेटेड चैप्टर कौन से हैं, रिलेटेड टू कंपनीज। ये सारे चैप्टर किससे रिलेटेड है, कंपनीज से रिलेटेड है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है, नेक्स्ट आपकी बात करनी है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्पेशल ट्रांजैक्शंस मतलब इन्वेस्टमेंट, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको किस तरह से अकाउंट फॉर करोगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा, अब जो बिजनेस एंटिटीज इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं वो 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं जनरली, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। लॉस ऑफ स्टॉक मतलब कि अगर इन केस कुछ भी, जैसे मान लो हमारे बिजनेस में फायर ब्रोक आउट हो गया, स्टॉक डैमेज हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी ली होगी तो आपको क्लेम सिर्फ स्टॉक डैमेज का मिलेगा। अब हमने वो क्लेम किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब फायर जो लगी उसकी वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, प्रॉफिट का भी लॉस हुआ, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, तो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। मतलब आपका इंश्योरेंस क्लेम्स चैप्टर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लॉस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज, मतलब कि अगर आप कोई गुड्स बिजनेस में ऑन इंस्टॉलमेंट्स परचेज करते हो तो आपको किस तरह से डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है उसकी, या ओनरशिप किसके हाथ में होगी, कैसे होगा, ये सब हम सारा यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है आपकी स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग में हमने करना है डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो फॉरेन में, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है वो फॉरेन में भी ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे भी उसकी ब्रांच है, तो वो कंपनी किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करेगी, तो फॉरेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों डाला इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर, इसीलिए डाला, देखो जो सीए हैं प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस में आगे, अब अगर आप सीए करके प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े क्लाइंट्स ही आए, हो सकता है कुछ इमीडिएट एंटरप्राइज जैसे स्मॉल एंटरप्राइज या थोड़े मीडियोकर एंटरप्राइज भी आ जाए जो कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिनका ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। आपने बैलेंस शीट P&L, आपके क्लाइंट ने कहा कि हमारी बैलेंस शीट P&L बना लो, मुझे बैंक से लोन लेना है, लेकिन आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, एंटरप्राइज प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है, तो इन दैट केस उनके रिकॉर्ड्स हमने कैसे कंप्लीट करने हैं फ्रॉम दीज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो ये थे आपका चैप्टर के सिलेबस के कंटेंट्स। सो ये इंस्टीट्यूट ने, जैसा कि आप देख सकते हो, आपका टोटल सिलेबस, सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ने आपका टोटल सिलेबस 14 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। सो आप ये समझ लो कि आपको इन 14 चैप्टर्स में से 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, 100 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, और इन 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का पेपर मैंने आपको बता दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से आएगा।
सो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक हमारे सिलेबस का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, फटाफट से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टैंडर्ड करेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे आ जाते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। ओके, मुझे इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों डिस्क्लोजर करना पड़ेगा मैम? ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने की कि मुझे डिस्क्लोजर देने की जरूरत पड़ रही है? जो बड़े एंटरप्राइजेज हैं, जिनके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का ये राइट है कि वो उनको इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए एंटिटी के बारे में। सो इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 लाया गया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? नेम से ही पता लग रहा है कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। क्या क्या देख लेते हैं एक बार, क्या ऑब्जेक्टिव है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना है, सारी पॉलिसीज का डिस्क्लोजर नहीं देना, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इज नेसेसरी इफ द व्यू प्रेजेंटेड इज टू बी प्रॉपरली एप्रिशिएटेड। अगर हमने जो व्यू प्रेजेंट किया है प्रॉपरली अप्रिशिएट करेंगे, तभी एक शेयर होल्डर डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि ये एंटरप्राइज ये पॉलिसी फॉलो कर रही है, दूसरी एंटरप्राइज इस पॉलिसी को फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करने के लिए कई मेथड्स हैं। एक में हम अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं, हम एसेट का बैलेंस रिड्यूस नहीं करते, बट दूसरी साइड हम कैरिंग अमाउंट मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट में एसेट का कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं। सो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है आपकी एंटिटी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिस्क्लोजर देंगे उसका। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली अगर आपको फुल एंड फेयर सारा पता होगा तभी तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाओगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये सारे एंटरप्राइजेस को स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। आपने इतना सा याद रखना है कि दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स बनाते वक्त हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि इस बेसिस पर हमारे अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट एजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, और थर्ड है एक्यूरल। अब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब कि वी आर नॉट सपोज टू लिक्विडेट अवर बिजनेस, या हमारा कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को बंद करने की इन द फोर्सिएबल नियर फ्यूचर। इसको हम क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न कहते हैं। द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न। नॉर्मली हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि गोइंग कंसर्न हम मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इन फ्यूचर आने वाले 1-2 सालों में या आने वाले 2-3 सालों में हम बिजनेस को बंद करेंगे। दैट इज एंड as continuing in operation for foreseeable future, it is assumed that enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materially the scale of operation. हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि हमने अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को डाउन करना है या हमने बिजनेस बंद करना है। सो ये तो रहा आपका गोइंग कंसर्न। अब आते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इट इज एज्यूम दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर।
अब अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कंसिस्टेंटली यूज करेंगे। कंसिस्टेंटली यूज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपने WDV मेथड फॉलो कर लिया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर लिया, कभी हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया, नहीं, वो नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखनी होगी। नेक्स्ट है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि वी आर सपोज टू इंक्लूड expenses or incomes in our financial statement irrespective of whether they have actually been paid or received or not। मतलब कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम या एक्सपेंसेस इंक्लूड करने ही करने हैं, अगर वो रिलेट करते हैं करंट पीरियड से। अब ये नहीं देखना उसमें आपने कि आपने उसको एक्चुअली पे किया है या नहीं किया, या अगर इनकम है तो एक्चुअली रिसीव हुई है या नहीं हुई। सो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अक्रूड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब अक्रूड मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे, अक्रूड मतलब जब ड्यू हो जाते हैं, एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। अर्नड मतलब इनकम अर्नड, इनकर्ड मतलब एक्सपेंसेस इनकर किए, and are not as money is received or paid and recorded in the financial statements of the period in which they relate। अगर आपने सिर्फ एक क्राइटेरिया देखना है, अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम करंट पीरियड से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स आपकी वो इंक्लूड होगा ही होगा, चाहे आप उसको अपने पे करो या ना करो, या रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट हमने करना है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है और मेथड्स है। प्रिंसिपल मतलब जैसे सिद्धांत, किस बेसिस पे आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से मेथड्स आप यूज करोगे, इन प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को ही हम अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। The accounting policies refers to specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कोई सिंगल लिस्ट नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज की, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस डिपेंड करेगी हर एक एंटरप्राइज पे। अब आपने एक मशीनरी कौन सी परचेज की है, आप मशीनरी को किस तरह से यूज करते हो, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि आप कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे, या प्रोडक्शन बेस्ड मेथड यूज करोगे, या मशीन आवर्स बेस्ड मेथड यूज करोगे, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करोगे। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका मशीनरी यूसेज पैटर्न क्या है, या आपके सर्कमस्टांसेस क्या है, आप किन कंडीशंस में मशीनरी को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट हमने कुछ एरियाज दिए हैं, मैंने कुछ एरियाज दिए हैं जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होती हैं, जैसे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, या एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हो कंस्ट्रक्शन पे, वो कितना कैपिटलाइज होगा, कौन से पीरियड में कितना रिलेट कर रहा है, वो हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिक्स्ड एसेट्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। सो ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं जहां पे हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है कंसिडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब अब आप मैम कह रहे हो कि हम डिपेंड करेगा कि SLM मेथड यूज करें या WDV मेथड यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें। कंसिडरेशंस क्या होंगी इन मेथड्स को सिलेक्ट करने में, मतलब क्या क्या पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे इन मेथड्स को सिलेक्ट करने में, इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने में। सो फर्स्ट आपका कंसीडरेशन है, देखो प्रूडेंस।
फर्स्ट कंसीडरेशन प्रूडेंस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम देखो अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में पढ़ा, कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं कि कंसीडरेशंस क्या, मतलब विच पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी अटैच टू द फ्यूचर इवेंट्स, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड। वो कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से आपने प्रॉफिट्स जो हैं वो एंटिसिपेट नहीं करने, बट फ्यूचर लॉसेस एंटिसिपेट कर देने हैं। इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी अटैच टू द फ्यूचर इवेंट्स, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रियलाइज थ्रू, मतलब प्रॉफिट सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज होंगे जब रियलाइज्ड होंगे। Provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined. हाँ, लेकिन फ्यूचर लॉसेस और लाइबिलिटीज आपने क्या करनी है? आपने रिकॉग्नाइज कर देनी है, तब भी रिकॉग्नाइज कर देनी है जब आपको उनका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन सर्टेनिटी है कि दे विल अराइज। नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहती है कि आपने किसी भी आइटम को अपने अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना है तो फॉर्म के ऊपर रखो सब्सटेंस को। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जैसा कि आपको पता होगा, टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, redeemable preference shares and irredeemable preference shares। अब redeemable preference shares का मतलब कि जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है शेयर होल्डर्स ने, वो हम वापस देंगे, मतलब रिडीम करेंगे, शेयर होल्डर्स को वापस देंगे कुछ सालों बाद। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कैपिटल जो है वो वापस नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। सो क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखने में लोन की तरह नहीं लग रहे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखने में लोन की तरह ही तो लग रहे हैं। हम लोन लेते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं और कुछ सालों बाद लोन का अमाउंट भी पे कर देते हैं। सो इसीलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम डेट की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखो, इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की लीगल फॉर्म क्या कहती है? इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की लीगल फॉर्म कहती है कि दीज आर शेयर्स, सो दीज आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेट। बट हमने सब्सटेंस को रखा, जो सब्सटेंस है ट्रांजैक्शन का वो क्या है कि दीज आर डेट। सो यही है हमारी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स शुड बी गवर्न्ड बाय देयर सब्सटेंस एंड नॉट मेयरली बाय लीगल फॉर्म। मतलब आप ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखोगे क्या है, बट लीगल फॉर्म नहीं। नेक्स्ट मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मतलब वो आइटम कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटीरियल आइटम्स। उन्होंने ऑल आइटम्स नहीं कहा, ऑल मटीरियल आइटम्स कहा है। मटीरियल आइटम्स का मतलब, मटीरियल आइटम्स मतलब ऐसी आइटम्स विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ स्टेक होल्डर। कोई भी स्टेक होल्डर मतलब जो वो पर्सन जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट रखता है, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। सो यहाँ पे आपने उन सारी आइटम्स का जो कि मटेरियल हैं, जो कि स्टेक होल्डर का डिसीजन चेंज कर सकती हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में स्टेक होल्डर का व्यू पॉइंट चेंज कर सकती हैं, उनको हम मटेरियल आइटम्स कहेंगे। और वो सारी मटेरियल आइटम्स का डिस्क्लोजर हमने देना है।
दैट इज द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। इन्फ्लुएंस मतलब चेंज करना, एक तरह से उस पर दबाव डालना। इन्फ्लुएंस का मतलब इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये था हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट। सो अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या पढ़ा? अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ा कि देयर आर 3 अकाउंटिंग एग्जम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जिनको यूज करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एंड इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने के लिए हम 3 कंसीडरेशंस या 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। कौन कौन से पॉइंट है वो? सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। बन गया आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और थ्योरेटिकल जो आपको थ्योरी आती है पेपर में 100 मार्क्स में से आपको 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी एक्सपेक्टेड है आएगी। 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाएगी। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है आपकी थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो क्या क्या डिस्क्लोजर है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। To ensure proper understanding of financial statement, it is necessary that all significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statement should be disclosed. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने अगर proper understanding देनी है financial statements की, so in that case आपको prepare and present करनी पड़ेंगी financial statements और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट, सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट ही माना जाएगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस शीट, सेकेंड P&L, थर्ड कंपोनेंट क्या माना जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब डिस्क्लोजर उसमें हम देंगे। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट, it would be helpful to reader of financial statement if they are all disclosed as such in one place instead of being scattered over several statements, schedules and notes. हाँ, आपने ये नहीं कि एक नोट हमने इधर साइड दे दिया फाइनेंशियल, एक नोट उस कोने में दे दिया, ऐसा नहीं। आपने एक नोट्स का पूरा प्रिपेयर करना है, डिस्क्लोजर का नोट पूरा प्रिपेयर करना है। सारे डिस्क्लोजर को एक ही जगह पे कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ऑब्वियसली अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हो, वैसे तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ही नहीं करनी हमने, लेकिन फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है तो इन दैट केस हम चेंज कर सकते हैं, बट आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे कि आपने फीफो मेथड ऑफ अकाउंटिंग छोड़ के आपने क्या किया? आपने फीफो मेथड ऑफ अकाउंटिंग छोड़ के लीफो मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेशन छोड़ के लीफो मेथड कैलकुलेट शुरू कर दिया यूज करना, तो आपको वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो ये इतना सिंपल सा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंसिस्टेंसी। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब वो मेथड्स और वो प्रिंसिपल्स जिनको यूज करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा कि इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन
पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। कौन कौन से कंसीडरेशंस कंसीडर करते हैं? सो फर्स्ट कंसीडरेशन क्या थी? प्रूडेंस, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर इवेंट्स प्रॉफिट्स शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ दे आर रियलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, लाइबिलिटीज एंड लॉसेज शेल हैव टू बी रिकॉग्नाइज, मस्ट बी रिकॉग्नाइज। अगर सर्टेनिटी है कि वो होंगे ही होंगे इनकर एंड हमें अमाउंट नहीं भी पता तब भी हमने रिकॉग्नाइज करना है। सो ये था प्रूडेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमने पढ़ा सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी के बारे में। लास्ट टॉपिक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि हमने सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना है और उन अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना है जो मटेरियल है। ये हमने मटेरियलिटी में भी पढ़ा था। डिस्क्लोजर हमारा पार्ट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मतलब डिस्क्लोजर नोट्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट में हमने लास्ट पॉइंट ये डिस्कस किया कि अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, इन दैट केस आपको वो चेंज के बारे में भी बताना है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम फीफो मेथड ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू लीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तभी तो स्टेक होल्डर को पता लगेगा कि आपने फीफो से लीफो पे शिफ्ट किया। ठीक है, सो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 जो होगा हमारा, उसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। साथ ही में हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के और इन्वेंट्रीज के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।